नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज सुबह सुबह जैसे ही एक अखबार देखा, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, देखकर ताज्जुब हुआ और हंसी भी आई और सीरियस भी हुआ कि आखिरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को से क्या नफरत करने लगे हैं या कोई और वजह है या डरते हैं? कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। सवाल यह है कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खबर छापी है अपने पहले पन्ने पर, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा 15 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और उसके तत्काल बाद उनको एक बड़ी पोस्ट दे दी जाएगी। और वह पोस्ट क्या होगी? पोस्ट का नाम जो भी हो, अखबार ने पूरा डिटेल लिखा है, लेकिन वो ईडी और सीबीआई के ऊपर इस तरह काम करेंगे कि दोनों संस्थाएं उनको ही रिपोर्ट करेंगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जैसे पद पर आसीन करके दोनों एजेंसियों को उनके अंडर कमांड कर दिया जाएगा। वो जिस एजेंसी को चाहेंगे उसके उसी तरह का काम लेंगे। संजय मिश्रा चूँकि बड़े काबिल व्यक्ति हैं और केंद्र सरकार की गुडविल में हैं, तो उन्हें वो अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। किसी न किसी रूप में वो उन्हें अपने पास रखना चाहती है और उनके जरिए देश की राजनीति को इधर से उधर प्रभावित करने का काम करना चाहती है। ये सर्वविदित हो ही चुका है, क्योंकि जहाँ जहाँ ईडी के छापे पड़ते हैं, लोग एमएलए एमपी सब टूटकर बीजेपी के खेमे में आ जाते हैं और फिर राजनीति का जो उठापटक होता है वो आपके सबके सामने है। आपको शायद मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी उल्लेख कर देता हूं कि पिछले दिनों संजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोबारा से ईडी का डायरेक्टर बनाने से मना कर दिया था, लेकिन सरकार ने बड़े ही विनम्र तरीके से कहा कि उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय डील्स करनी है। इसकी वजह से संजय मिश्रा जैसे व्यक्ति का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है और ये देश की आर्थिक और तमाम दूसरी चीज़ों से जुड़ा मसला है। लिहाजा इनको 3 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम 15 सितंबर से ज़्यादा अब समय नहीं दे सकते और उसके बाद अपना नया डायरेक्टर तलाश कर ले आइए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में 2 बार हो चुका है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि संजय मिश्रा की जगह दूसरा व्यक्ति लेके आइए, लेकिन पिछले दिनों सरकार ने 45 दिन का एक्सटेंशन और मांग लिया। अब सरकार किससे घबराई हुई है, किससे नहीं घबराई हुई है, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूँ शायद चंद्रचूड़ साहब से ज़रूर सरकार को खतरा है। इसलिए वो इस तरह का एक और नया पद सृजित करके संजय मिश्रा को अपने पास ही रखना चाहती है और उनके जरिए, संजय मिश्रा के जरिए वो पूरे देश में जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ जैसा काम लेना होगा, वो अपने तरीके से काम कराएंगे। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, देश में इस समय जो
मोदी और अमित शाह के बारे में जो चर्चा है वो बहुत ही खराब है कि हर जगह ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों को दावपेच के जरिए झुका देना, ये सारी चीज़ें। इसका ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार तो बना ली, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि आज भी शिवसेना और शरद पवार दोनों की ज़मीन पहले से भी ज़्यादा पक्की हो चुकी है जनता के बीच। तो इसलिए ये गलत संदेश जाता है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों को परेशान कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक ही व्यक्ति नहीं है जिसकी बात करी जाए, पूरे देश की बात है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए धमकाया नहीं जाता हो और उसको अपने पाले में न लिया जाता हो। 25 जून का वाक़या बार बार मुझे याद आता है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शरद पवार की पार्टी में 97,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद ही शरद पवार के भतीजे को सरकार में शामिल किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। बाद में वित्त मंत्रालय भी उसको दे दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं। वो दिखावे के लिए जनता में कुछ भी कहते रहें, लेकिन हकीकत में उनके दिल में वो वाली बात नहीं होती जो वो कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें कहने को सब पूरा देश की जनता जानती है कि वो कितने वादे कर चुके हैं, कितना क्या कर चुके हैं, और हर वक्त उनके मुंह से झूठ निकलता है। दरभंगा का एयरपोर्ट ले लीजिए, अभी पिछले ही महीने की बात है। दरभंगा का एयरपोर्ट तैयार है और ये वो है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब लोगों ने दिखाया कि भाई दरभंगा की एम्स का, दरभंगा में जो एम्स बनना था वहाँ तो जो कि तो ज़मीन खाली पड़ी हुई, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो ये सीख और इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी को कौन दे रहा है? मुझे लगता है कि अब शायद जनता में नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो चुका है। इसलिए देश की जो आईएस लॉबी है, जो आरएसएस से अपना मुखातिब होती रहती है, उसकी सोच से प्रभावित होती है, इस तरह के लोग नरेंद्र मोदी को संभवतः गुमराह कर रहे हैं और गाहे बगाहे इस तरह की चीज़ें तैयार करा रहे हैं। पहले उन्होंने एक एनएसए बनाया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अब की बार वो ईडी और इसके ऊपर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना रहे हैं। एक सेना में भी एक नया पद सृजित कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें करने से मैं समझता हूँ होता कुछ नहीं है, ये रहता है कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहना चाहिए। लेकिन वो ये तो ठीक है, अधिकारियों के जरिए कंट्रोल अपने आप हाथ में रख सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर जाकर के देखिए कि आपकी हालत क्या है। इंडिया संगठन बनने के बाद से आपको पता ही नहीं है। आज भी मैं एक सर्वे देख रहा था एक चैनल का, 93% लोग इंडिया को पसंद कर रहे हैं और 6 या 7% एनडीए को पसंद कर रहे हैं। बाकायदे उन्होंने अपना एक फिलर छोड़ा हुआ है, उस फिलर में सारी संख्या आ रही है बाकायदे। ये मेरी अपनी गणना नहीं है, उन्हीं का गोदी मीडिया का ही एक चैनल है, उसने बाकायदे वोटिंग मांग रहा है कि आप किसको पसंद करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आप ये जो सब चीज़ें कर रहे हैं, इससे मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा होने वाला मुझे तो नहीं लगता कि एनडीए को फ़ायदा होगा या मोदी जी को फ़ायदा होगा, क्योंकि मोदी का जो जादू है शायद अब उतर चुका है। इस बात को शायद उनकी पार्टी भी अच्छी तरह से समझ चुकी है, आरएसएस तो शायद अपना फीडबैक जो देश से ले रही है वो भी। आरएसएस से तमाम जुड़े लोग हैं जो मेरे से बात करते हैं, उनका कहना है कि अब शायद हम लोगों को कुछ नया देखना होगा, नया तलाशना होगा, क्योंकि ये जो चल रहा है करिश्माई खेल, ये अब करिश्मा ख़त्म हो चुका है। खैर जो भी है, गुजरात से जो 2 लोग इस समय सत्ता की धुरी पर सर्वश्रेष्ठ बने हुए हैं, उनके बारे में
अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भविष्य है, 5 राज्यों का चुनाव है, उसके बाद फिर 2024 का मामला है। बड़े कॉन्फिडेंस से मोदी ने लाल किले से कह भी दिया कि भाई मैं फिर आऊँगा और अगले 15 अगस्त को फिर झंडा फहराऊँगा। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना किसी भी नेता के लिए, मैं समझता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि यदि कोई बिल्कुल निहायत तौर पर उन्होंने कोई अपना कुछ कर लिया हो तो अलग बात है, जैसे ईवीएम का आरोप लगता रहता है, ईवीएम में सेटिंग है, तो भले ही, वरना जनता में तो बहुत छींचा लेदर हो रही है। आप व्यापारियों के पास चलिए, मैं व्यापारियों से हर वक्त जुड़ा रहता हूँ, व्यापारी रो रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए व्यापारी रो रहे हैं। और तो छोड़िए, दूसरों को तो छोड़िए, वो कहते हैं कि सब सत्यानाश कर दिया व्यापार का, 3-3, 4-4 स्लैब में जीएसटी लगा दिया है। अरे भाई जीएसटी लगाइए, कौन मना कर रहा है? जीएसटी टैक्स देती है जनता, लेकिन एक स्लैब होना चाहिए, वो भी एक स्लैब छोटा होना चाहिए, जिससे कोई भी आदमी जीएसटी देने से कतराए नहीं। किसी से भी कोई भी चीज़ लीजिए, मैं समझता हूँ देश में 5% जीएसटी लगा दिया जाए, सब आदमी देने को तैयार है, कोई बेईमानी नहीं करेगा, आपको जीएसटी मिलता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा होगा। लेकिन अब क्या करते हैं लोग? जीएसटी चोरी करने के लिए बहुत सारे रास्ते तलाश लेते हैं। अब मरता क्या नहीं करता वाली बात है भाई। किसी को यह फायदा नहीं हो रहा तो वो नुकसान में भी व्यापार क्यों करेगा? अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं वो चीज़ बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। जो कोल का घोटाला था अडानी कंपनी का, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। अब आप देखिए कि जो 3 साल पुराना मसला था, उसे चुनावों से पहले ही एक बड़ा फ़ायदा दे दिया गया है कि भाई अडानी कोल घोटाले से बरी कर दिए जाते हैं। क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल कर दी है। तो ये सब चीज़ों का क्या मतलब है? आप ये सोच रहे हैं कि भाई किसी ने कोई ये चर्चा की है, अमेरिका से चर्चा चलकर आई है अडानी के बारे में, तो ऐसा मत समझिए कि आप यहाँ पर बेदाग हो गए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसकी आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जवाबदेही तो तय होगी, और इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मैं समझता हूँ तानाशाही भी ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसका एक उदाहरण है जर्मनी। जर्मनी में भी सब उसने जब तक वो रहा तब तक ठीक रहा, लेकिन अंत समय उसका कैसा रहा ये सब आपके सामने इतिहास भरा पड़ा है उसकी स्टोरियों से। लिहाजा आप इस लोकतांत्रिक देश में जनता से बड़े नहीं हो सकते। जनता की जो बात है, जनता की जो समस्याएं हैं, जब तक उन पर आप ठीक से बात नहीं करोगे, उनकी समस्याएं नहीं सुनोगे, तो मैं समझता हूँ आपकी सेहत के लिए कभी ठीक नहीं होगा। आरएसएस भी तलाश कर रही है, बीजेपी में भी बाकायदे खेमेबंदी है बहुत तगड़ी। यदि इनका रिप्लेसमेंट हुआ तो गडकरी है, राजनाथ सिंह है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लाइन में हैं और एक बड़ी शख्सियत बन चुके हैं वो। अब उनको भूलना या कम करना अब ये किसी के बस की बात नहीं है। हम तो जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम अपने तरीके से समान भाव से देखते हैं सभी को, लेकिन जहाँ कोई चीज़ गलत दिखाई देगी तो हम उस पर ज़रूर टिप्पणी करेंगे। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं आरबी सिंह यादव, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, और इसमें जिससे लोगों को पता चल सके कि संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर हैं इस समय, वो 15 सितंबर को रिटायर ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन वो एक बड़े ओहदे पर जाकर ईडी ही नहीं सीबीआई को भी अपने कमांड में ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें। थैंक यू।